दे दिया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक मेथड है। दरअसल गॉस थ्योरम वेक्टर कैलकुलस का एक थ्योरम है, और जो कि ये कहता है कि कोई भी क्वांटिटी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, उसका सरफेस इंटीग्रल फॉर द क्लोज सरफेस एक कांस्टेंट होगा। चाहे इसको डीए कह लीजिए, एरिया वेक्टर को, चाहे डीएस कह लीजिए। ए से रिप्रेजेंट करें या एस से रिप्रेजेंट करें, डजंट मैटर, कपड़े हैं चाहे जो पहना दीजिए, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए है, ये एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, ये गॉस थ्योरम कहती है। अब हमारे पूरे सिलेबस में 3 इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, एक तो ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही जाके, अच्छा एक चीज और है यहां, वेयर x प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। और इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, E डॉट DA इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल्स टू माइनस और मैग्नेटिज्म के केस में ये ग्रेविटेशन हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, और ये हो गया मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के केस में आ जाएगा, और यहां पे B डॉट DA ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअल गॉस थ्योरम, जो कि ये कहती है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, उसका सरफेस इंटीग्रल फॉर द क्लोज सरफेस विल बी ए कांस्टेंट। वेक्टर x यानी कि वो क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में इस क्वांटिटी को हम E कह देते हैं, E इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशन फील्ड है, और मैग्नेटिज्म के केस में मैग्नेटिक फील्ड है। तीनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तीनों के केस में ये कांस्टेंट अलग है।